वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है चोर की औलाद। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी काल्पनिक है और आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। आज माया के पति पंकज का जन्मदिन था। सुबह सुबह हर साल माया इस दिन मंदिर जाती। घर में तो किसी को भी आज का दिन याद ही नहीं रहता। जब बेटे बेटी को याद नहीं तो बहू से क्या उम्मीद रखना। मंदिर में माया ने बाहर बैठे भिखारियों को फल और मिठाइयां बांटी। तब एक भिखारी ने माया को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो। ये सुन माया रो पड़ी और सोचने लगी, क्या पता पंकज जिंदा भी होगा या नहीं, कहाँ होगा, कैसा होगा। 15 साल हो गए उसे लापता हुए। माया मंदिर से घर आई और खीर बनाने लगी। माया का बेटा राघव शहर का नामी वकील, उसके घर में हर काम के लिए नौकर थे। माया और राघव की पत्नी निहारिका को घर का काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। माया खास मौकों पर ही रसोई में जाती थी, जैसे कोई त्योहार, जन्मदिन हो तो, नहीं तो अपने भगवान की भक्ति और भजन वाली सहेलियों में व्यस्त रहती। राघव ने माया को खीर बनाते हुए देखा तो बोला, माँ आज खीर, कोई विशेष बात है क्या? माया ने धीरे से कहा, हाँ आज तुम्हारे बाबूजी का जन्मदिन है। ये सुन राघव का मुंह बन गया और बोला, अब भी तुम्हें उस चोर का जन्मदिन याद है? माया ने कहा, तेरे बाबूजी चोर नहीं थे, समझा ना? मेरा दिल कहता है उन्होंने चोरी नहीं की। राघव ने कहा, माँ यदि उन्होंने चोरी नहीं की थी तो वे भागे क्यों? है इस बात का जवाब आपके पास? अपने बेटे के मन में अपने पिता के लिए कड़वाहट देख माया रो पड़ी और बिना खाए राघव ऑफिस चला गया। निहारिका ने माया से कुछ नहीं कहा, चुपचाप देखती रही। माँ बेटे के बीच होती अनबन उसे अच्छी नहीं लगी। माया अपने कमरे में गई और अलमारी में से पंकज की तस्वीर निकालकर रोने लगी और माया अतीत में गुम हो गई। पंकज, माया अपनी बेटी कविता और बेटे राघव के साथ गांव में रहते थे। पंकज एक फैक्ट्री में अकाउंट का काम देखता था। वहां के मालिक राधेश्याम बहुत ही अच्छे थे। कर्मचारियों, मजदूरों और यहाँ तक कि गांव वालों की मदद भी करते थे। पंकज और माया बहुत ही खुश थे, पर उनकी खुशियों को नजर लग गई। एक दिन पंकज फैक्ट्री गया। रात के 8 बजने को आ गए पर नहीं लौटा। तब माया को चिंता होने लगी। कविता ने भी कहा, माँ बाबूजी अब तक नहीं आए, इतनी देरी तो उन्हें कभी नहीं हुई। तब माया ने राघव को कहा, जाकर विष्णु काका से पूछ कि तेरे बाबा अब तक क्यों नहीं आए। विष्णु और पंकज एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। जब राघव विष्णु के घर गया तो विष्णु ने कहा, तेरा बाप चोर है, फैक्ट्री के अकाउंट में उसने हजारों का घपला किया है और जब ये बात सेठ जी को पता चली तो उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब तेरा बाप जेल में है। ये सुन राघव परेशान हो गया। वो 14 साल का बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और सारी बातें बताई। माया को ये सुन यकीन नहीं हुआ और वो राधेश्याम से मिलने उसकी हवेली में गई। वहाँ राधेश्याम तो नहीं मिला पर उसका बेटा तेज प्रताप मिला। उसने उसे कहा, तेरा पति चोर था, उसे सजा दिलवा कर रहेंगे, समझी? माया उसी रात जेल में पंकज से मिलने भी गई पर पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे मिलने नहीं दिया और वहां से भगा दिया। अगले दिन ये खबर गांव में फैल गई। हर कोई पंकज को लेकर बात बनाने लगा। फिर शाम को पता चला कि पंकज जेल से भाग गया। ये सुन माया हैरान थी कि पंकज ने ऐसा क्यों किया। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। गांव में सब उसे और उसके बच्चों को ताने देने लगे। राघव को चोर की औलाद कहकर बुलाने लगे। राघव और कविता को अपने बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते। इन सब से माया और बच्चे परेशान रहने लगे। माया को उम्मीद थी पंकज मिलने आएगा पर वो नहीं आया। 1 साल बीत गया। माया ने गांव छोड़ने का फैसला किया और बच्चों को लेकर शहर आ गई। वहां माया ने कई काम किए, जैसे सिलाई, लोगों के घर में काम करना, अपने बच्चों को पढ़ाया। बच्चे पढ़ने में होशियार थे। राघव भी मेहनती था। उसने भी माँ की मदद करने के लिए अखबार बांटे, दूध बांटने का काम किया, कई काम किए ऐसे। और माया की मेहनत
और बच्चों की लगन से राघव आज शहर का नामी वकील बन गया और बेटी कविता की शहर के बड़े बिजनेसमैन से शादी हो गई। पर दोनों बच्चों के मन में पंकज के लिए नफरत भर गई। दोनों अपने पिता का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे, पर माया का दिल नहीं मानता कि उसका पति चोर है। निहारिका की आवाज से माया अतीत से वर्तमान में आई। निहारिका चाय ले खड़ी थी। निहारिका अपनी सास का दर्द समझती थी। उसने कहा, माँ, शाम को आपने भजन रखने को कहा था, उसकी सारी तैयारियां हो गई। माया ने कहा, ठीक है बेटी, मैं आती हूँ। शाम को अपनी भजन मंडली की सहेलियों के साथ भजन किए और उनसे पता चला कि वे सब हरिद्वार जा रही हैं। रात को जब राघव आया तो माया ने कहा वो अपनी सहेलियों के साथ हरिद्वार जाना चाहती है। राघव ने कहा, माँ, तुम शहर के नामी वकील की माँ हो और यूं इस तरह बस में जाना तुम्हें शोभा नहीं देता और यूं ही परेशान हो जाओगी। अगले सप्ताह मैं और निहारिका तुम्हें कार से ले चलेंगे और हाँ, कविता को भी बुला लेंगे। माया ने हाँ में गर्दन हिला दी। माया के कमरे में जाने के बाद निहारिका ने कहा, जाने दीजिए ना माँ जी को अपनी सहेलियों के साथ, उनका मन बहल जाएगा। पर राघव ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना, माँ हमारे साथ जाएगी। मैं नहीं चाहता माँ को कोई तकलीफ हो, वो बस से यूं दर दर की ठोकरें खाकर जाए। पहले ही माँ ने बहुत कुछ देखा है और कुछ तो मेरे स्टेटस का भी ख्याल करो निहारिका। अगले सप्ताह कविता, निहारिका, राघव और माया कार से हरिद्वार पहुंच गए। वहां माया ने गंगा में डुबकी लगाई। फिर गंगा आरती का वे सब हिस्सा बने। आरती करते हुए माया की नजर एक आदमी पर पड़ी और माया उसे गौर से देखने लगी और बोल पड़ी, पंकज। माया भीड़ में दौड़ने लगी और उसे यूं देख वे तीनों भी उसके पीछे दौड़े। राघव ने कहा, आपका वहम होगा। पर माया ने कहा, नहीं, वे पंकज ही थे। मेरी नजरें उन्हें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। पता नहीं कहां गायब हो गए। वे सब होटल आ गए। राघव और कविता बेचैन थे। माया अपने कमरे में थी। कविता ने राघव से पूछा, यदि सच में वे ही हुए तो? राघव ने कहा, नहीं, माँ को जरूर कोई धोखा हुआ होगा और उनसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। यदि वे मिल भी गए तो मैं समाज में क्या कहूंगा कि मैं एक चोर जो जेल से भाग गया उसकी औलाद हूँ। और बचपन के वे कष्ट तो भूल गई क्या? मैं तो नहीं भूला। मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और कविता ने भी कहा, मैं भी। क्या हुआ पंकज के साथ? क्या उसने सच में चोरी की? क्या माया अपने पति से मिली? क्या राघव और कविता ने पंकज को स्वीकार किया? देखिए कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियां चैनल। आज की कहानी है चोर की औलाद भाग 2। माया बेचैन थी। उसका मन कह रहा था कि पंकज उसके आसपास ही है। कल जब वो गंगा घाट गई थी तब उसने वहां औरतों से आश्रम में होने वाले भंडारे के बारे में सुना था। वो वहां जाना चाहती थी। अगले दिन राघव ने ऋषिकेश जाने का प्लान बनाया था। माया ने जाने से इनकार कर दिया और बोली वो आश्रम में होने वाले भंडारे में जाना चाहती है, पर राघव वहां नहीं जाना चाहता था। फिर माया के जिद करने पर सभी गंगा घाट के किनारे बने आश्रम में होने वाले भंडारे में गए। बहुत भीड़ थी वहां। महंत जी ने थोड़ा बहुत प्रवचन दिया, फिर आरती हुई और फिर भंडारा शुरू हुआ। वे सब बैठ खाना खा रहे थे। तभी कुछ देर बाद माया की नजर अपने सामने वाले पंगत में भोजन परोसने वाले आदमी पर पड़ी। वो उसे कुछ देर देखती रही। माया फिर धीरे से उठी और उसे यूं भोजन छोड़ खड़ा हुआ देख राघव ने पूछा, माँ, क्या हुआ? माया ने कहा, कुछ नहीं, मैं आती हूँ जरा, और कहकर जाने लगी। राघव ने पूछा, माँ, कहाँ जा रही हो? पर माया ने कोई जवाब नहीं दिया। माया उस आदमी के पीछे पीछे चल दी। वो आदमी एक कमरे में
आटे की बोरी लेने गया। उसने बोरी उठाई, तभी माया ने आवाज दी, पंकज। आवाज सुन वो आदमी पीछे मुड़ा और माया को देख स्तब्ध खड़ा हो गया। माया चिल्लाते हुए बोली, कहाँ चले गए थे आप? 15 सालों से आपके लिए तड़प रही हूँ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। ऐसे कोई जाता है क्या? कहिए, चुप क्यों है? और माया पंकज के सीने से लग रोने लगी। तब पंकज ने माया का हाथ पकड़ा और बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। पंकज उसे आश्रम के एक छोटे से कमरे में ले गया। माया को 15 साल बाद देख पंकज की आंखें नम थी। पंकज ने कहा, मैं चोर नहीं हूं माया, मैंने चोरी नहीं की थी। माया ने कहा, मैं जानती हूँ तुम चोरी नहीं कर सकते, कहो क्या हुआ था उस दिन? पंकज अपने अतीत के पन्ने पलटने लगा। फैक्ट्री के सेठ जी राधेश्याम जी बहुत ही नेक दिल और हर किसी की मदद करने वाले इंसान थे। उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा था। वे मुझे कोई भी लेन देन हो पैसों का तो झट से तिजोरी की चाबी दे रुपए रखने और निकालने को दे देते थे। मेरा काम हर महीने फैक्ट्री के वर्करों को तनख्वाह देना, हिसाब किताब देखना था। इस घटना के 5 महीने पहले की बात है। एक दिन मुझे फैक्ट्री का काम करते करते देरी हो गई। मैंने देखा वहां छोटे मालिक यानी तेज प्रताप आए। उनके साथ कुछ आदमी भी थे। उनके हाथ में बहुत बड़े बॉक्स थे। फिर उन आदमियों ने वो बॉक्स खोले। उनमें शराब थी। छोटे मालिक शराब का गैर कानूनी धंधा करते थे, ये मैंने सुना था और उस दिन मैंने देख भी लिया। तो मैंने जाकर छोटे मालिक से कहा, ये सब क्या है? यदि सेठ जी ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा और इस तरह गैर कानूनी धंधा करना ठीक नहीं। यदि पुलिस को इस बात का पता चल गया और फैक्ट्री से ये माल जब्त किया गया तो फैक्ट्री का नाम खराब होगा और आपको भी सजा होगी। आप ये धंधा छोड़ दीजिए। ये सुन तेज प्रताप ने कहा, तू तेरा काम कर, समझा? इस फैक्ट्री का मालिक बनने की कोशिश मत कर, अब जा यहाँ से। मैं वहां से चला आया। मैं बड़ी ही कश्मकश में था, सेठ जी को बताऊं या नहीं। अगले दिन मैं जब फैक्ट्री गया तो बॉक्स वहां से गायब थे। मुझे लगा तेज प्रताप को कुछ अक्ल आ गई। पर 2 दिन बाद फिर रात को मैंने वही सब देखा। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और कहा वे खुद छानबीन करेंगे। सेठ जी भी रात को फैक्ट्री में बैठने लगे। ये बात तेज प्रताप को पता नहीं थी। एक दिन फिर तेज प्रताप माल लेकर कुछ आदमियों के साथ फैक्ट्री में आया और सेठ जी ने उसे पकड़ लिया। सेठ जी ने तेज प्रताप से कहा, मैंने सुना था कि तू गैर कानूनी धंधा करता है, पर यकीन नहीं किया। तू अय्याश था, पर तू इतना नालायक निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। तुझे शर्म नहीं आई बाप का नाम डुबोते हुए? वो तो भला हो इस पंकज का जिसने मुझे ये सब बात बता दी, नहीं तो तू तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ता, फैक्ट्री पर भी ताला लगवा देता। सेठ जी ने गुस्से में तेज प्रताप को एक थप्पड़ दे मारा। तेज प्रताप ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिन बाद तेज प्रताप ने सेठ जी से माफी मांग ली और वादा किया कि वो अब ऐसी गलती नहीं करेगा। उसके बाद तेज प्रताप सुधर गया। रोज फैक्ट्री आने लगा, काम संभालने लगा। एक दिन सेठ जी और तेज प्रताप केबिन में बैठे थे। तब मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैंने गांव में एक जमीन देखी है, मुझे वो खरीदना है। क्या आप मुझे 5 लाख रुपए कर्जा देंगे? मैं जल्द ही चुका दूंगा। सेठ जी ने कहा, पंकज, अगले महीने ले लेना। इस बार फैक्ट्री के काम में ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ और मेरा भाई शहर में नई फैक्ट्री लगा रहा है, इस महीने उसे भी रुपए देने हैं। मैंने कहा, ठीक है सेठ जी, पर आप अभी दे देते तो अच्छा होता। क्या पता जब तक वो जमीन कोई और खरीद ले। सेठ जी ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, पर शायद ही इस महीने देना संभव हो पंकज। इस बात के 15 दिन बाद, मतलब जिस दिन मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा, उस दिन सुबह मालिक ने मुझे 10 लाख रुपए तिजोरी में रखने को दिए और कहा शाम को उनके भाई लेने आएंगे। मैंने 10 लाख तिजोरी में रख दिए, पर शाम को जब तिजोरी खोली तो उसमें से 5 लाख गायब थे। ये सुन सब हैरान हो गए और सबकी तलाशी होने लगी, पर रुपए नहीं मिले माया। तभी तेज प्रताप ने कहा, पिताजी,
शायद चोरी पंकज ने की है, क्योंकि तिजोरी में 10 लाख रुपए थे और सिर्फ 5 लाख की चोरी हुई और पंकज को 5 लाख की जरूरत थी। मैंने कहा, नहीं सेठ जी, मैंने रुपए चोरी नहीं किए। सच में। जब तेज प्रताप ने कहा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ पिताजी, मैं पिछले 3-4 महीनों से अकाउंट चेक कर रहा हूँ, उसमें भी हजारों का घपला किया है इसने। चाहे तो आप चेक कर ले पिताजी। तभी सेठ जी ने सारा हिसाब किताब चेक किया और सच में उसमें हजारों का घपला निकला। और तभी फैक्ट्री के 2 मजदूरों ने भी कहा, हमने इसे कुछ देर पहले तिजोरी खोलकर उसमें से रुपए निकालते देखा था मालिक। ये सब सुन सेठ जी ने गुस्से में कहा, नमक हराम, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, बता चोरी के रुपए कहाँ है? मैंने कहा, सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की, यकीन करें मेरा, मैंने उनके पैर पकड़ लिए। तब तेज प्रताप ने कहा, बाबूजी, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। और फिर कुछ देर में पुलिस आई और मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। वहां इंस्पेक्टर ने मुझे बड़ी बेरहमी से मारा। कुछ देर बाद वहां तेज प्रताप आया और मुझे जोर से लात मारते हुए बोला, साले, आ गई अक्ल, मेरे बाप से मेरी शिकायत करेगा? मिल गया ना वफादारी का इनाम तुझे? तो कैसा लगा मेरी शिकायत करने का इनाम? उस बुड्ढे ने भी मुझे तेरे कहने पर सबके सामने तमाचा दिया था ना, ये उस तमाचे का बदला है। अब तो सोच रहा होगा, चाबी तेरे पास थी तिजोरी की, तो 5 लाख कैसे चोरी हो गए? तो सुन, मैंने तिजोरी की मौका देखकर दूसरी चाबी बनवा ली थी और अवसर देख 5 लाख उड़ा लिए और अकाउंट में गड़बड़ भी मैंने ही करवाई थी। वो मजदूर भी मेरे ही प्यादे थे। ए दरोगा, इसकी अच्छी खातिरदारी करना रे, और ऐसा केस बनाना ये जेल से छूटे ही ना। और हाँ, रात को इसे अपने अड्डे पर ले आना, इसे इसकी वफादारी का मेडल देना है। और हंसता हुआ वो चला गया। मैं समझ गया इंस्पेक्टर तेज प्रताप सब मिले हैं, मेरे जेल से छूटना नामुमकिन है। जब रात को इंस्पेक्टर मुझे तेज प्रताप के पास ले जा रहा था, तब मैं मौका देख भाग गया। कुछ दिन इधर उधर छिपता रहा। सोच लिया था तुम तीनों को लेकर गांव से चला जाऊंगा। फिर मैं एक दिन रात के समय घर आया, तब मैंने राघव को कहते हुए सुना, माँ, मुझे इस गांव में नहीं रहना, यहाँ सब मुझे चोर की औलाद बुलाते हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए माँ। बाबूजी ने चोरी कर अच्छा नहीं किया और जेल से भी भाग गए, शर्म आती है मुझे उन्हें अपना पिता कहने में। कविता ने कहा, माँ, राघव सही कह रहा है, कोई हमें अपने बच्चों के साथ भी नहीं खेलने देता, स्कूल में भी सब हमें चिढ़ाते हैं, वो चोर मेरे पिता नहीं हो सकते, हमें यहाँ से ले चलो माँ, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। तब माया ने कहा, तुम दोनों सच कह रहे हो, तुम्हारे पिता ने सच में बहुत बुरा काम किया। बस ये सुन मैं टूट गया और सोचने लगा, मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे, मुझे चोर समझने लगे। मैं तुम सबको कैसे यकीन दिलवाऊंगा कि मैंने चोरी नहीं की। और वहां से मैं चला गया। माया ने कहा, पंकज, तुमने मेरी आगे की बात नहीं सुनी, काश तुमने सुन ली होती। उसके आगे जानते हो, मैंने कहा था तुम्हारे पिताजी ने सच में बहुत बुरा काम किया, पर बेटा, जो दिखता है वो सच हो जरूरी नहीं। मेरा दिल कहता है वे दोषी नहीं है। हम कुछ दिन उनका इंतजार करेंगे, देखना वे जरूर आएंगे। और फिर हमने 1 महीने तक तुम्हारा इंतजार किया, पर बच्चों के लिए यह सब सहना मुश्किल हो गया था, तो हम गांव छोड़कर शहर चले गए। आगे क्या हुआ पंकज? तुम 15 साल कहाँ थे? पंकज ने कहा, उसके बाद मैंने सेठ जी से मिलने का सोचा और उन्हें सारी बात बताने का सोचा, पर मुझे पता चला कि वे चल बसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। मैं गांव की सीमा के बाहर खड़े एक ट्रक में चढ़ गया और उस ट्रक से मैं शिरडी आ गया। 1 साल यहाँ वहां काम कर अपना पेट भर लेता था। जब भी तुम लोगों की याद आती तो मन दुख से भर जाता। सोचने लगता, तुम कैसे घर चला रही होंगी, बच्चे कैसे होंगे, स्कूल जा भी रहे होंगे या नहीं। और एक दिन मैं फिर गांव आया, पर पता चला तुम लोग वहां से चले गए। उसके बाद मुझ में तुमसे और बच्चों से नजर में मिलाने की हिम्मत नहीं रही। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैं वहां से
एक साधुओं के जुलूस में शामिल हो गया और हरिद्वार आ गया। वहां कई छोटे छोटे काम किए। एक दिन मेरी मुलाकात आश्रम के महंत जी से हुई और मैंने लोगों की सेवा करने का मन बना लिया, क्योंकि अपने परिवार को कष्ट देने का यही एक प्रायश्चित मुझे नजर आ रहा था। मैं यहाँ आश्रम में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। इससे सच में मेरे दिल को सुकून मिलने लगा। यही रहता हूँ मैं, इसी कमरे में। माया ने कमरे को देखा। एक पलंग, 4 जोड़ी कपड़े, 2 चादर, बस इतना ही सामान था। सोचने लगी, मैं कहाँ उस आलीशान घर में रहती हूँ और मेरा पति किस तरह रह रहा है। माया ने कहा, चलिए घर चलिए हमारे साथ। जानते हैं, राघव शहर का नामी वकील बन गया है और कविता की बड़े ही अच्छे घर में शादी हुई है। पंकज ने कहा, नहीं माया, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और क्या बच्चे मुझे, जिसके ऊपर चोर का ठप्पा लगा है, उसे बाप मानेंगे? तुम खुद ही पूछो अपने आप से। माया सोचने लगी, पंकज सही कह रहा है। वे दोनों तो अपने पिता से बहुत नफरत करते हैं। तभी राघव की आवाज आई, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हम आपको चोर समझते रहे। कभी भी उसके पीछे का सच जानने की कोशिश नहीं की हमने। गलती हमारी भी है। कविता ने भी रोते हुए पंकज से कहा, बाबूजी, हम लोगों की बातों में आकर आपसे नफरत करते रहे और आपने भी कितना कुछ सहा। चलिए घर चलिए। पंकज ने कहा, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, पर मैं घर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मेरे कारण तुम तीनों ने भी बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे पिता के प्यार से वंचित कर दिया, तुम्हारा बचपन छीन लिया तुमसे। इस आश्रम ने मुझे सहारा दिया। मैं यहाँ रहकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ये आश्रम ही मेरा परिवार है। माया ने कहा, पत्नी के लिए पति परछाई होता है। जहाँ पति वहाँ पत्नी। मैं भी यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पंकज ने माया को समझाया कि वो घर जाए, पर वो नहीं मानी। राघव, कविता और निहारिका ने समझाने की कोशिश की, पर माया और पंकज नहीं माने। इसलिए माया और पंकज को छोड़ कविता, राघव और निहारिका वापस आ गए। राघव और कविता के मन में अपने माता पिता के लिए इज्जत और प्रेम बढ़ गया था। वे दोनों हर महीने उनसे मिलने जाते थे और अब राघव और कविता को पंकज को पिता कहने में शर्म नहीं आती थी। पंकज और माया आश्रम में लोगों की सेवा कर खुश थे और दोनों एक साथ समय बिता रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।